मॉर्निंग डियर। देखिए लास्ट जो अपना हमने क्या पढ़ा था, जो स्ट्रेट लाइन और ये प्लॉट करते हैं, किस प्रकार से परवलय का ग्राफ बनाते हैं, किस प्रकार से सरल रेखा बनता है, किस प्रकार से अति परवलय का बनता है। एक्चुअली हमने पहले पढ़ लिया था, जो सेक्शन आपके बाद में आएगा। अभी जो हम पढ़ेंगे वो आपका स्टार्टिंग पढ़ेंगे, जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। जैसे कि आपने 10वीं क्लास में द्विघात समीकरण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। उसके बाद समांतर श्रेणी पढ़ा है ना। उसके बाद एक नया छोटा सा टॉपिक अलग से करेंगे जिसको गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। फिजिक्स के हर टॉपिक के अंदर जिस टॉपिक में भी आप पढ़ोगे तो आपके जो अभी बेसिक फिजिक्स में करवाएंगे वो हर टॉपिक में आपको काम आएगा। जैसे हम स्टार्ट करेंगे किससे, द्विघात समीकरण से। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर कोई समझ लेना है तो पूछ लेना, ठीक है ना। देखिए द्विघात समीकरण, अब देखिए 10वीं क्लास में हमने पढ़ा है कि द्विघात समीकरण किस प्रकार से होती है, उसके मूल कैसे निकालते हैं। आप उसमें गुणनखंड विधि से मूल निकालते थे कि नहीं। गुणनखंड विधि के बाद पूर्ण वर्ग बना के निकालते थे, श्रीधराचार्य सूत्र से निकालते थे। लेकिन यहाँ आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे होगा अभी देखते हैं। द्विघात समीकरण के लिए देखें ना, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, दैट मीन्स वी कैन से जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, और द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप से इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगर कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्मेट में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। द्विघात समीकरण दैट मींस देखिए बेटा, इसमें एक चर होगा x, चर और अचर दो चीज होती है। चर और दूसरा क्या होता है, इसमें अचर आएगा। चर को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अचर को क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट। चर का मतलब ऐसी भौतिक राशि जिसका मान हमेशा क्या रहे, वेरिएबल में परिवर्तित होता रहे। चर का मतलब बदलता रहे। अचर का मतलब जो चर न हो, दैट मींस क्या हो, हमेशा नियत रहे। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नियत भी बोलते हैं। और चर को क्या बोलते हैं, परिवर्ती भी बोलते हैं। इंग्लिश में चर को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अचर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू क्या होता है, 0 के रूप में। अगर x का चर का अधिकतम घात 2 है तो उस समीकरण को क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। x का अधिकतम घात 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सरल रेखा। x का अधिकतम घात 3 है, अरे 1 होता है तो उसको रेखीय समीकरण बोलते हैं। अरे x का घात 1 होगा तो आपने तीसरा प्रश्न वाली 10वीं क्लास में पढ़ा था, उसको क्या बोलते हैं, रेखीय समीकरण। वही 3 हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिघात बोलते हैं। x का घात 2 है, दैट मींस मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल x हैविंग 2। x जो आपका वेरिएबल, उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। इसका मतलब इसमें x के कितने मान निकल के आएंगे, 2। और x का मान कैसे निकालेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। अब x इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन क्या होता है, 2a। देखा जाए तो यहां से आपके x के दो मान निकल गए हैं बेटा। एक x इक्वल्स टू क्या होगा, -b प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरा आपका x का मान क्या होगा बेटा, x इक्वल्स टू -b माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए x के यहां से हमारे पास दो मान निकल के आ गए। एक x इक्वल्स टू -b प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरा -b माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन क्या हुआ, 2। ये हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है ना। इसके गुणनखंड करके भी हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण के मान निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं। गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, श्रीधराचार्य से निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना के भी निकाल सकते हैं।
लेकिन फिजिक्स में जहां कहीं बेटा द्विघात समीकरण बनेगी तो वहां आपको रूट किससे निकालना है बेटा? x के मान हमेशा किससे निकालोगे? श्रीधराचार्य सूत्र से निकालोगे। क्यों निकालेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से? इसका लॉजिक ये होता है कि अगर आपका मान लो बेटा कोई मान है वो x का रूट के अंदर आ रहा है, जैसे √5 - 1 और √5 + 1, x के ये दो मान आ रहे हैं, क्या इनको आप घटकों में तोड़ सकते हो? सॉरी, तोड़ मूल के अंदर तोड़ सकते हो क्या? अरे दो गुणन में तोड़ सकते हो क्या? नहीं। और नहीं इनका पूर्ण वर्ग बना सकते हैं लेकिन मुश्किल हो जाएगा फिर। इससे अच्छा है अगर श्रीधराचार्य सूत्र अप्लाई करोगे तो चाहे किसी प्रकार का द्विघात समीकरण बने आपके x के मूल निकल के आएंगे। जैसे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन की अगर बात करें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया है यदि x² - 5x -4 = 0 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपके द्विघात देखिए बेटा ये क्या है आपके सामने? एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है? if x² - 5x - 4 = 0 then find the value of x। आपको दिया गया बेटा x² - 5x - 4 = 0। देखते ही हमने देखा कि x का अधिकतम घात कितना है? 2। इसका मतलब ये क्या है बेटा? द्विघात समीकरण है। अरे है कि नहीं है? द्विघात समीकरण है जिसमें x के दो मान निकल के आएंगे। अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो तुरंत क्या करेंगे? इसका सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे बेटा? दी गई द्विघात समीकरण क्या है बेटा? x² - 5x - 4 = 0 की द्विघात समीकरण के सामान्य रूप यानी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है बेटा? ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। अब देखिए बेटा आपके सामने इक्वेशन दे रखी है, आपने देखा x की घात अधिकतम कितनी है? 2। द्विघात समीकरण हमारे पास क्या होती है? ax² + bx + c = क्या होती है? 0। अगर इसकी इससे तुलना करें तो a = क्या होता है बेटा? यहाँ x² के साथ गुणा में a है, यहाँ x² के साथ गुणा में कुछ भी है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसके साथ में गुणा में 1 से गुणा करें कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो a = कितना हो गया? 1। b = यहाँ तो x के साथ गुणा में प्लस b है और यहाँ x के गुणा में क्या है? -5 है। तो प्लस b बराबर -5 लिखो, चाहे सीधा b बराबर -5 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो a का मान निकल के आ गया और b का मान निकल के आ गया। इसी प्रकार देखिए यहाँ प्लस c है इक्वल्स टू यहाँ क्या है बेटा? -4 है। तो प्लस c बराबर -4 लिखो, चाहे c इक्वल्स टू -4 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो x का मान निकालेंगे किससे बेटा? श्रीधराचार्य सूत्र से। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू -b, b का वैल्यू कितना है बेटा? -5 प्लस माइनस √b²। b का स्क्वायर किसका स्क्वायर बेटा? -5 का स्क्वायर -4a। a का वैल्यू कितना है? 1। c का वैल्यू कितना है बेटा? -4 अपॉन में क्या है? 2a। a का वैल्यू कितना है? 1। इसको अगर सॉल्व करें तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो प्लस का कितना हो गया? 5।
प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा रे 25। अब देखिए ये माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा 4 × 4 कितना हो गया बेटा 16। तो कितना हो गया प्लस का कितना हो गया 16 अपॉन में कितना आएगा बेटा 2a a का वैल्यू 1 प्लस 4 की क्या फर्क पड़ता है रूट में आ जाएगा कोई दिक्कत यहाँ पर। तो आगे देखिए x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 25 और 16 कितना हो गया बेटा 25 और 16 कितना हो जाएगा 6 5 11 2 3 4 रूट 41 बटे कितना हो गया 2। तो यहाँ से देखा जाए तो x के दो मान निकल के आ गए बेटा x इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 41/2 और दूसरा क्या है बेटा x इक्वल्स टू 5 माइनस रूट 41/2। क्या इसके ऐसा कोई गुणनखंड है जिसको गुणा करने पे तो -5 आए a गुणा b बराबर -5 a इंटू b बराबर सॉरी a प्लस b गुणा करने पे कितना है -4 और जोड़ने पे कितना है -5। ऐसे जोड़ते थे ना ऐसा कोई संख्या जिसको जोड़े तो -5 आए और गुणा करने पे -4 है क्या ऐसा नहीं वो कौन सा होगा ये वाला। तो बताइए ऐसे गुणनखंड तोड़ पाने संभव है क्या। तो हम क्या इसको गुणनखंड रूप से तोड़ के हल कर सकते थे क्या। इसीलिए बेटा अगर आप फिजिक्स में कोई क्वेश्चन बने तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाइए आपका चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन हो उसका आंसर निकल के आएगा। कोई दिक्कत यहाँ है समझ में आया नहीं आया। तो यही करते थे ना जोड़ने पे -5 है गुणा करने पे कितना है बेटा यही करते थे ना जोड़ने पे -5 है गुणा करने पे -4 है। ऐसी हम दो संख्या देखते थे लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कोई संख्या बन नहीं रही है। हमने इससे देखा तो a का मान 1 था b का मान -5 था c का मान -4 था। सॉल्व किया -5 हो गया b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 -4 a का वैल्यू 1 c का वैल्यू -4 फाइनली सॉल्व किया तो यहाँ पे 5 प्लस माइनस रूट 41/2 आया। तो हमारे पास x के दो मान निकल के आ गए एक पॉजिटिव और दूसरा क्या है नेगेटिव। ये 10वीं क्लास में पढ़ा है कि नहीं है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन में सॉल्व कर लोगे ना और ऐसे ही क्वेश्चन में कर लोगे कि नहीं। यदि समय t में समीकरण निम्न प्रकार है अभी x एक्सिस है मैं बेटा y भी लिख सकता हूं t भी लिख सकता हूं कुछ भी लिख सकता हूं ना t स्क्वायर प्लस 3t -18। आपको समीकरण दे रखी है यदि समय t में समीकरण निम्न प्रकार है t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 18 तो समय t के किस मान के लिए समीकरण का मान 0 होगा। फिजिक्स के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे आपको एक समीकरण बोल रही है बोल रहा है t का क्या मान होगा जिसके ऊपर इस समीकरण का मान कितना हो जाए 0। इसका इस समीकरण का मान कितना होना चाहिए 0 और 0 होगी उसके लिए हमने क्या करना होगा बेटा t के मान निकालने होंगे। t के कितने मान निकल के आएंगे 2 निकल के आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार
टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 18, और यही कह रहा है ना, इक्वल्स टू क्या बेटा 0। तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 18 इक्वल्स टू कितना है 0। तो यहाँ किस मान के लिए 0 होगा, तो आपको t का मान निकालना है। तो ये द्विघात समीकरण बन रही है कि नहीं बन रही है, तो क्या लिखेंगे, दी गई समीकरण की द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर, अगर बेटा आपको जो इक्वेशन दी गई है इसकी किससे तुलना करेंगे, द्विघात समीकरण से। तो यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है a का वैल्यू यहाँ कितना निकल जाएगा 1, यहाँ t के साथ गुणा में कितना है 3, यहाँ t की बजाय क्या बेटा x है, तो यहाँ b का वैल्यू कितना निकल जाएगा, b इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा 3, तो c इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा -18। अरे सोल्व करके बताइए इसका समीकरण के t के क्या क्या मान निकल के आएंगे। द्विघात समीकरण हल करना आता है कि नहीं आता है, जल्दी से हल करके बताइए बेटा इसमें t के क्या क्या मान निकल के आएंगे। यदि समय t में समीकरण निम्न प्रकार है t स्क्वायर प्लस 3t, if equation in time is given as t square plus 3t minus 18, then what is the value of t for which equation having value 0, जिसके लिए समीकरण का मान 0 हो। t के क्या क्या मान निकल के आए हैं 3 और -6, इसका मतलब 3 और -6 पे इसका मान कितना होगा 0 होगा। अरे किसी को निकालने में दिक्कत है इसको नहीं, तो अभी सोल्व करते हैं किससे, श्री द्राचार्य सूत्र से। वहां पे x इक्वल्स टू रखते थे, यहां क्या रखेंगे बेटा t इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल्स टू, वैल्यू पुट कीजिए बेटा -b, b की जगह क्या रखें बेटा 3 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4a, a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है बेटा -18 अपॉन 2a, a का वैल्यू कितना है 1। तो t इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 4 कितना हो गया बेटा 72 अपॉन कितना हो गया 2, तो कितना आ गया -3 प्लस माइनस 72 और 9 कितना हो गया 81, बाहर आके कितना हो जाएगा 81 का रूट कितना होता है 9 बट्टे यहां से t के कितने मान निकल गए बेटा t इक्वल्स टू, एक बार तो प्लस रखेंगे तो -3 प्लस 9 अपॉन 2 एंड दूसरी बार t इक्वल्स टू -3 माइनस 9 अपॉन 2, तो ये पुट करेंगे ना तो t इक्वल्स टू -3 और 9 कितने हो गए 6/2 बराबर कितना हो गया, समय को किसमें लिखते हैं बेटा सेकंड में, एंड यहां से t इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 9 और 3 12/2 कितना हो गया 12/2 माइनस के, तो बताइए टाइम का मान कितना निकल के आ गया बेटा। अब आपको ऑप्शन दिया होगा, जैसे इक्वेशन दिया इसमें पहला ऑप्शन दिया होगा 3 सेकंड, दूसरा दिया होगा कितना बेटा 6 सेकंड, तीसरा दिया होगा बेटा 3 सेकंड एंड माइनस के 6 सेकंड, और चौथा ऑप्शन दिया होगा 3 सेकंड एंड 6 सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा तीसरा। अरे यही होगा क्या नहीं, इसका आंसर सही होगा पहला। अरे कभी सुना है कि टाइम माइनस के 4 सेकंड हुए, कभी होता है कि टाइम, ये फिजिक्स है बेटा, समझ में आया ना। द्विघात समीकरण आप 10वीं तक पढ़ के आए हैं, सोल्व किया है कि नहीं किया है। द्विघात समीकरण 10th क्लास के फॉर्मूले से ही सोल्व करना है। उसके बाद फिजिक्स में जाएंगे तो आपको देखना है उसके दो मान निकल के आएंगे, एक पॉजिटिव एक क्या आएगा नेगेटिव। उसके बाद आपको देखना है कि वो भौतिक राशि नेगेटिव होती है या नहीं होती है, क्या समय कभी नेगेटिव होता है क्या। फिर यहाँ क्या लिखेंगे t नॉट इक्वल्स टू -6 सेकेंड, तो नीचे क्या लिखेंगे क्योंकि समय कभी ऋणात्मक
नहीं होता है। आता है t इक्वल्स टू कितने सेकंड बेटा 3 सेकंड। t का मान कितना होगा 3 सेकंड। क्यों? क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा। अरे समझ में आया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिजिक्स में कैसे काम आती है। द्विघात समीकरण के मूल हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना के भी निकाल सकते हैं, श्रीधराचार्य विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें श्रीधराचार्य से ही फिजिक्स में सॉल्व करना है। 11 से लेकर 12 के किसी भी चैप्टर में जब कहीं भी द्विघात समीकरण बने तो आपको किससे सॉल्व करना है बेटा श्रीधराचार्य सूत्र से। क्यों? क्योंकि कई बार आपके फिजिक्स में रूट के अंदर बनेंगे मूल, तो रूट के अंदर हम गुणनखंड तोड़ना इजीली संभव नहीं होता है, इसलिए उसको किससे सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य से। तो ये गांठ मान लीजिए चाहे कैसा भी हो, द्विघात समीकरण को हमेशा किससे करोगे? अगर आपसे गुणनखंड से हो रहा है तो कीजिए, बाकी श्रीधराचार्य क्या है बेटा एक सदाबहार सूत्र है जिससे आप हर द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो अलग अलग रखने की जरूरत पड़ेगी क्या? ये इससे आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो दी गई भौतिक राशि के कितने मान निकल के आएंगे 2 आएंगे। दोनों मान निकलने के बाद आपको ये देखना है कि वो भौतिक राशि ऋणात्मक होती है या नहीं होती है। अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या लिखेंगे? क्योंकि यह भौतिक राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो t बराबर कितना होगा ये। अब मैं कुछ भौतिक राशि लिखवाता हूं जो आपने देखा भी है कभी नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन बाकी जो भौतिक राशि जैसे जैसे फिजिक्स में हम आगे लीड करेंगे बेटा हर चैप्टर में पढ़ते जाएंगे कौन सा भौतिक राशि नेगेटिव होता है और कौन सा भौतिक राशि नेगेटिव नहीं होता है। जैसे अगर बात करें समय कभी नेगेटिव होता है क्या? कभी सुना है माइनस के 5 सेकंड? दूरी कभी नेगेटिव होता है क्या? अरे सुना है यहाँ से बीकानेर का डिस्टेंस है वो कितना है माइनस के 50 किलोमीटर। कभी आया क्या दूरी माइनस में? अरे दूरी कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता है बेटा। प्रतिरोध कभी देखा था कि 10वीं क्लास के अंदर प्रतिरोध R बराबर माइनस के 25 ओम माइनस के 3 ओम? अरे लिखा हुआ देखा है क्या? इसका मतलब प्रतिरोध ऐसी राशि है जो कभी नेगेटिव नहीं होती है। प्रतिरोध के अलावा बात करें द्रव्यमान की, द्रव्यमान भी कभी नेगेटिव नहीं होता है। जैसे कि 5 ग्राम माइनस के 5 ग्राम, इसका वेट कितना है माइनस के 3 ग्राम। अरे होता है क्या माइनस में? आपका वेट कितना है माइनस के 40 ग्राम, होता है क्या कभी? दैट मींस द्रव्यमान भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा 10वीं क्लास में आपने पढ़ा गतिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा शक्ति वाले चैप्टर में पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। तो यही पढ़ा था ना। अब बताओ 1/2 नेगेटिव है क्या? द्रव्यमान कभी नेगेटिव होता है क्या? अब वेट बेटा नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन स्क्वायर होने के बाद कभी नेगेटिव बचेगा क्या? मान लो इसका मान -3 है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो कभी नेगेटिव आएगा क्या? इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं, ये भी नेगेटिव नहीं और ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा कभी नेगेटिव होगी क्या? इसका गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं होती है। इस प्रकार की बहुत सारी भौतिक राशियां हैं बेटा जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे चैप्टर्स में हम लीड करते जाएंगे आपको बताएंगे, हर चैप्टर बताएंगे ये भौतिक राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती है इत्यादि। भौतिक राशियां कभी ऋणात्मक नहीं होती है। That means time, distance, resistance, mass, kinetic energy, etc. physical quantities never having negative value. That means जो आपके सामने लिखी है ये भौतिक राशियां कभी ऋणात्मक नहीं होती है। इसके अलावा आगे भी बहुत आएगी, जो 12वीं क्लास पढ़ेंगे धारिता आएगी, प्रेरक आएगा, जिन्हें आप अभी जानते नहीं बेटा। जैसे जैसे चैप्टर में लीड करेंगे तो आपको बताएंगे कौन सा भौतिक राशि कभी नेगेटिव नहीं होता है। बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको समझाने के बाद आप भी कह देंगे ये कभी नेगेटिव नहीं होता। जैसे चाल कभी नेगेटिव होती है क्या? गाड़ी माइनस के 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, सब पढ़ा है क्या कभी? अरे सुना है क्या कि गाड़ी की स्पीड कितनी है? माइनस का 10 किलोमीटर प्रति घंटा है होती है कि गाड़ी की स्पीड, इसका चाल भी कभी नेगेटिव नहीं होती है। यहाँ एक और राशि जोड़ सकते हैं चाल भी, दैट मींस बहुत सारी ऐसी राशियां जो कभी नेगेटिव नहीं होती है।
जैसे प्रतिरोध कभी नेगेटिव होता है क्या बेटा? अरे प्रतिरोध कभी नेगेटिव होता है क्या? प्रतिरोध का आपने संयोजन पढ़ा था, एक श्रेणी क्रम होता है, एक क्या होता है बेटा? समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? आरएस बोलते हैं। समांतर क्रम के संयोजन के तुल्य प्रतिरोध को क्या बोलते थे दूसरी क्लास में? आरपी कहते थे। श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता था बेटा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो जितने जोड़ोगे उतने ही आते जाएंगे। 4 जोड़ोगे तो प्लस R4, 5 जोड़ोगे तो प्लस R5 एंड सो कहां तक चलेगा बेटा? अरे अब आप 11th क्लास में साइंस किया बेटा, ऐसा नहीं बोलोगे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 R3। समझ में आया ना? इसका मतलब क्या होता है? एंड सो ऑन, और इसी प्रकार। समझ में आ रहा है ना? क्या बोलेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन Rn। समझ में आ रहा है ना? और इसी प्रकार चलता रहेगा। लास्ट वाला क्या होगा? Rn आएगा। अभी आपको बेटा लग रहा होगा, लेकिन जैसे आप कॉलेज के अंदर जाओगे ना, यहाँ से 95% बना के जाओगे और कॉलेज के अंदर जाओगे, वहाँ का लेक्चरर आपका अगर बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा रहा होता है तो वो क्या करेगा बेटा? क्लास के अंदर पढ़ाते टाइम 80% क्या करेगा? इंग्लिश वर्ड यूज करेगा, और 20% क्या करेगा? हिंदी वर्ड यूज करेगा। और यहाँ से परसेंट बना के जाओगे 90%, और कॉलेज में परसेंट बनेंगे कितने? 36% या क्या होंगे? क्योंकि वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए बेटा 11th क्लास आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो जितनी टर्मिनोलॉजी हो सकती है उतनी, क्योंकि बोर्ड तो नहीं है ना, या 11वीं क्लास बोर्ड है कि मुझे तो परसेंट बढ़ानी पड़ेगी 11वीं क्लास में। अरे ऐसा है क्या? तो बेटा आप अपने खुद के ऊपर काम कीजिए, जितना हो सकता है हिंदी भी बोलेंगे और इंग्लिश भी बोलेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश खुद में खुद क्या हो जाए बेटा? अच्छी हो जाए। आगे आपको फर्दर इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। समांतर क्रम संयोजन के लिए फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या करते हैं? वहां इतना ही बोलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दोबारा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन वो नहीं बोलेगा। वो आपको आता है कि नहीं आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कॉलेज में कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। तो इक्वल्स टू क्या होता है? इसके लिए क्या सूत्र होता है बेटा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन 1/R। अरे यही करते थे क्या हम? इसमें कोई दिक्कत है क्या बेटा? जैसे श्रेणी क्रम में बेटा दो प्रतिरोध अगर आपने जोड़ दिए तो R1 प्लस R2, समांतर क्रम में दो प्रतिरोध जोड़ते थे तो क्या फॉर्मूला लगाते थे? 1/R1 प्लस R2, यही करते थे ना? तो 1/RP इक्वल्स टू लघुत्तम क्या आएगा बेटा? R1 R2, R1 का भाग दिया R1 कैंसिल, R2 बचा, R2 को 1 से गुणा किया R2, R2 का भाग दिया R2 कैंसिल, बचा R1, R1 को 1 से मल्टीप्लाई किया R1। उल्टा कर देंगे तो RP अपॉन 1 इक्वल्स टू, ये भी उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अरे R2 प्लस R1 लिखो से R1 प्लस R2 लिखो से कोई फर्क पड़ेगा क्या? 3 प्लस 4 भी 7 होता है, और 4 प्लस 3 भी क्या होता है? 7 होता है। तो RP बराबर सीधा फॉर्मूला आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या होता है बेटा? R1 प्लस R2, और समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कोई दिक्कत क्या आता है? अब फिजिक्स में हमारे किस प्रकार से समांतर श्रेणी यूज होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे भी टाइम का लिया था। ये कितने ओम है बेटा? 2। ये भी कितना ओम है? 2। ये भी कितना ओम है? 2। ये कितना ओम है बेटा? अब बताओ ये कहां तक चल रहा है बेटा? ये कहां तक चल रहा है? अनंत तक है। और इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया। आपको क्या बोल रहा है बेटा? बिंदु ए एवं बी के बीच अनंत प्रतिरोधों के दिए गए जाल का तुल्य प्रतिरोध
ज्ञात कीजिए। टू कैलकुलेट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस of network of resistances, network of infinite resistances between A and B। आपको क्या करना है बेटा, A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देख के आपको कुछ भी नहीं लग रहा है ये क्या है, उसको छोड़िए। सबसे पहले तो हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, एक अगर अनंत प्रतिरोध का जाल है, उसमें से अगर मैं एक लाइन काट दूं तो उससे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? मान लो मैं ये काट देता हूं, सिर्फ यहां तक रख दूं, अरे अनंत में से एक जाल को हटा दिया, कोई फर्क पड़ गया? वापस वैसा का वैसा ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे अनंत में से एक हटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? वापस इस एक को जोड़ दूं तो भी इसके प्रतिरोध में कोई फर्क पड़ेगा क्या? मान लो अनंत कोई संख्या है, अनंत में से अगर क्या करो बेटा, अनंत का मतलब बहुत लंबे तक ये शाखा जा रही है। मान लो आपको दिखना बंद हो गया, उतने लंबे तक जा रही है, उसमें से अगर एक शाखा को काट दो तो इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? आए ना बताइए, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो हम सबसे पहले मानते हैं बेटा, माना दिए गए जाल का तुल्य प्रतिरोध RAB बराबर कितना है बेटा? X है। तार प्रतिरोध बराबर कितना है बेटा? X है। या Y मान लो, P मान लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? चलो आपका मन कर रहा है मैं तो इसको Y मान लूंगा, Y मान। तुल्य प्रतिरोध कितना है? Y क्या है? प्रतिरोध है। क्या प्रतिरोध कभी ऋणात्मक होता है क्या? नहीं ना। अब बताओ बेटा, प्रतिरोध अनंत का कितना है? Y है। अनंत में से इसे एक जाल को हटा दूं तो पीछे वाला भी तो अनंत ही बचा कि नहीं बचा, उसका भी कितना होगा? Y। तो ये आपका A पॉइंट है, यहां कितना जुड़ा है बेटा? 2 ओम। यहां कितना जुड़ा है? 2 ओम। ये आपका B पॉइंट है, पीछे जो अनंत था उसका कितना है बेटा? सॉरी, अनंत का कितना मान है? Y। कोई फर्क पड़ा है क्या? अब ये बेटा पूरा अनंत ही तो है ना, इसका Y है। अगर इसमें से एक छोटा सा और जोड़ दूं तो इसके प्रतिरोध के मान पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तब भी तो Y रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका मतलब इसमें वापस ये मैंने एक छोटा सा एक जाल, एक रेखा और जोड़ दी, तब भी कितना रहेगा? Y रहेगा। अब बताओ ये दोनों किसमें है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र थोड़ी देर पहले बताया था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस क्या होता है बेटा? R2। तो RP बराबर, R1 का वैल्यू कितना है? इधर देखिए, R1 का वैल्यू कितना है? 2, R2 का वैल्यू कितना है? Y। तो 2y अपॉन 2 प्लस y। इसका मतलब ये आपका A पॉइंट है, ये कितना ओम है बेटा? 2 ओम है। और इन दोनों को जब समांतर क्रम वालों को जोड़ दिया तो ये आपका कितना है बेटा? 2y अपॉन 2 प्लस। अब बताओ बेटा, ये दोनों किस में है? ये दोनों किस में है? श्रेणी में है कि नहीं है? अरे ये दोनों प्रतिरोध किस में है? देखिए बताइए, A और B के बीच ये दोनों प्रतिरोध किस में है? एक ही रेखा में है कि नहीं है? तो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम के तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है बेटा? R1 प्लस R। अरे यही तो इस A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा? तो RAB बराबर 2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा? 2y अपॉन 2 प्लस। अरे यही आएगा कि नहीं आएगा? तो फाइनली इसको सोल्व आउट करें तो AB के बीच में तुल्य प्रतिरोध हमने क्या माना है बेटा? Y। तो Y बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2y अपॉन 2 प्लस y। तो y बराबर लघुत्तम कितना आएगा बेटा? 2 प्लस y। एक का भाग 2 प्लस y में कितनी बार जाएगा? 2 प्लस y। 2 प्लस y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 को y से गुणा किया कितना आ जाएगा बेटा? 2y प्लस 2y ऑलरेडी था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y को 2 से किया 2y प्लस y को y से किया y स्क्वायर बराबर 4 प्लस 2y प्लस 2y। ये 2y से 2y क्या हो गया? कैंसिल। तो y स्क्वायर बराबर क्या बच गया बेटा?
2y प्लस 4, इसको इधर लाएं, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो बताइए बेटा y में द्विघात समीकरण बन रही है कि नहीं बन रही है? और y क्या है? प्रतिरोध। y क्या है? प्रतिरोध। यहां से y के मान निकालेंगे, कितने मान निकल के आएंगे? 2। एक पॉजिटिव आएगा, एक क्या आएगा? नेगेटिव। ये सेम क्वेश्चन कौन सी क्लास में पढ़ेंगे बेटा? पहले तो ये बात बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? अरे थोड़ा बहुत समझ में आया ना? तो ये तो बेटा हमारा सोल्व कराने का, दिखाने का उद्देश्य था कि किस प्रकार से आपके फिजिक्स में द्विघात समीकरण बनेंगे। जब आप सोल्व करेंगे तो बीच में इस प्रकार से क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उस द्विघात समीकरण के मान निकालने हैं। जैसे यहां से 2 मान निकल के आएंगे, क्या आएगा बेटा? दी गई समीकरण की द्विघात समीकरण क्या होती है बेटा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर, तुलना कीजिए बेटा, a इक्वल्स टू कितना आएगा? 1, b इक्वल्स टू कितना है? -2 और c इक्वल्स टू कितना है? -3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो y के 2 मान निकल के आएंगे। श्रीधराचार्य सूत्र से y बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या है बेटा? 2a। तो y इक्वल्स टू -b, b का वैल्यू कितना है बेटा? तो b का वैल्यू कितना है? -2 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -4 अपॉन में क्या आ गया बेटा? 2a, a का वैल्यू 1। तो फाइनली इसको सॉल्व आउट करें। ऊपर का क्वेश्चन एक बार रफ कर देते हैं बेटा। तो y बराबर क्या बन गया बेटा? y इक्वल्स टू -2 क्या हो गया बेटा? +2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस माइनस प्लस 4 × 4 कितना हो गया? 16 अपॉन 2 बराबर 2 प्लस माइनस ये 16 और 4 20 होगा। 20 को मैं 4 गुना 5 लिख देता हूं, बट्टा में क्या आ गया? 2। तो y बराबर 2 प्लस माइनस 4 बाहर आके 2 गया, रूट में 5 बचा, बट्टा में कितना आ गया? 2। 2 बेटा कॉमन आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस माइनस क्या बचेगा? √5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। तो y बराबर 1 प्लस √5। अरे y किसको माना है? प्रतिरोध को। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता था? ओम। एंड y बराबर 1 माइनस √5 ओम। अब बताओ बेटा, √5 का मान 4 होता तो 2 होता है, लेकिन √5 का मान 2 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? ये माइनस वाली वैल्यू 2 से ज्यादा है, प्लस की है, इसका ये पूरी वैल्यू किसकी आएगी? माइनस की। क्या प्रतिरोध कभी ऋणात्मक हो सकता है क्या? इसका मतलब यहाँ क्रॉस लगा देंगे और क्या लिखेंगे? प्रतिरोध कभी ऋणात्मक नहीं होगा। अतः जाल का तुल्य प्रतिरोध RAB बराबर 1 प्लस √5। अब देखिए बेटा, अनंत का हमने y माना था, उस y में से एक जाल हटाया था, फिर वापस उस जाल को जोड़ दिया। ये दोनों समांतर में है तो कितना हो गया? 2y अपॉन 2 प्लस y। अरे यही माना। फिर देखिए बेटा, ये और ये दोनों किस में आ गए? श्रेणी में। तो R2 प्लस 2y अपॉन 2 प्लस y जोड़ दिया। a और b के बीच यही तुल्य प्रतिरोध है ना, और हमने माना था पूरे जाल का a और b के बीच प्रतिरोध कितना माना है? y। तो RAB की जगह y रखा, y रखते इस समीकरण को हल किया। अरे रेखिक समीकरण वाले हल करते थे 10वीं क्लास की दूसरी या चौथी, कौन सी थी रे? द्विघात समीकरण कौन सी एक्सरसाइज थी? तीसरी में ऐसे समीकरण सॉल्व करते थे ना। अरे किया था कि नहीं? तो फिर यहां से बेटा y में एक द्विघात समीकरण बना। द्विघात समीकरण बनते हमारे दिमाग में एक बात क्लियर होगी कि इसके कितने मान निकल के आएंगे? 2। श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व किया तो y के हमारे पास कितने मान निकल के आए बेटा? 2। यहां हमने देखा कि y प्रतिरोध ये पॉजिटिव आ रहा है, ये क्या आ रहा है? नेगेटिव। लेकिन प्रतिरोध कभी ऋणात्मक नहीं होगा। अतः प्रतिरोध का मान कितना होगा बेटा? ये। अब ये चीज है वो 12th क्लास में पढ़ेंगे। चलो ये 10th के बेस पे थोड़ा होता है इसलिए बताया हमने, बाकी पूरी पढ़ेंगे किसमें? 12th में। अभी जो हमारा बेसिक है वो ये है बेटा,
जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वो ये है, फिजिक्स में जब आप न्यूमेरिकल हल करोगे तो बीच में इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा। फिजिक्स में जब आप न्यूमेरिकल हल करोगे तो बीच में ऐसा समीकरण बनेगा और उस समीकरण के आप मान निकालोगे तो दो मान निकल के आएंगे और ऑप्शन में आपको दोनों मान दिए होंगे। फिर भी आपको फिजिक्स में अप्लाई करना है कि वो वैल्यू नेगेटिव होता है या नहीं होता है, तो दोनों में से कोई एक मान होगा। कई बार दोनों ही हो जाते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ कंडीशन में दोनों में से क्या होगा बेटा, एक वैल्यू। तो बताइए कोई दिक्कत इसमें? ये आपका बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण था जो आप 10वीं क्लास में पढ़ गए हैं। 11वीं क्लास और 12वीं क्लास आगे तक आप फिजिक्स जहां कहीं भी पढ़ेंगे कॉलेज में तो इसी प्रकार से ये क्या होगा, अप्लाई होगा। चलो थैंक यू। बाकी आपका जो अगला चैप्टर होगा एमपी के अंदर पढ़ेंगे।